अन्य भाषाओं में भक्ति साहित्य प्रबल रूप से लिखा गया, उसी तरह गुजरात में भी भक्ति साहित्य प्रबल रूप से लिखा गया। भक्ति आंदोलन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि जिस प्रकार का एक आंदोलन हिंदी भाषी प्रांतों में हुआ, उस प्रकार का आंदोलन यहाँ नहीं हुआ। एक प्रमुख भक्त कवि हुए जिन्होंने गुजराती भाषा को एक उच्च दर्जा दिलवाया। उनका नाम था नरसिंह मेहता, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। गांधी जी का प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये वैष्णव जन वो नरसिंह मेहता का भजन था। नरसिंह मेहता अन्य ब्राह्मण कवियों की तरह नहीं थे। उस समय उनके विचार बड़े प्रगतिशील थे और नरसिंह ने अपनी वाणी को हरिजन बस्तियों में जाकर भी गाया है। ये हरिजन शब्द भी लगभग नरसिंह की भाषा से आया है कि नरसिंह ने हरिजन बस्तियों में जाकर अपनी बात को रखी। और नागर ब्राह्मण जिस जाति से नरसिंह मेहता आते थे, उन्होंने उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया था। तो नरसिंह मेहता ने गुजराती को एक भक्ति आंदोलन के साथ जोड़ा। उसके बाद उसी युग में नरसिंह मेहता के साथ जिस समय सूर तुलसी लिख रहे थे, उस समय मीरा का आगमन गुजरात में होता है। और मीरा चूंकि राजस्थान से थे, गुजरात उनके नजदीक था, तो मीरा की वाणियां भी गुजराती भाषा में प्रखर रूप से गाई जाती है। इसी समय कुछ कवियों के नाम, उस युग के कुछ कवियों के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। श्रीधर और भीम जैसे अन्य कवि थे। इस सदी में भामण ने एक आख्यान, जिसको आख्यान गुजराती में शब्द है जिसको हम कथा स्वरूप भी कह सकते हैं, कि वो गाकर लोगों के सामने जाते थे। और माण कवि भी उनको कहा गया। माण गुजराती में कहते हैं तांबे के घड़े को। ये तांबे का घड़ा कवि लेता था और लोगों के बीच में जाकर तांबे के घड़े को बजाते हुए वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे। तो ऐसे आख्यानकार भामण ने नलाख्यान, जालंधर आख्यान, मामकी आख्यान, चंडी आख्यान, ध्रुव आख्यान जैसी रचनाओं की रचना की। और ये एक खास विशेषता गुजराती की ये रही है, गुजराती के कवि सीधे समाज से, ये केवल अपने स्थान पर ही रचना करे ऐसा नहीं, वो रूबरू होते थे समाज के साथ, लोगों के बीच जाते थे, लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखते थे। गुजरात में उसके मालन आख्यान माला के बाद 17वीं सदी का दौर शुरू होता है, जिसमें अक्षानंद, अखा, जिसको गुजराती में अखा कहा जाता है, अक्षानंद भक्त थे। और उन्होंने एक, जिस प्रकार कबीर ने अपने साहित्य में सामाजिक सुधार की बात रखी और आडंबरों का विरोध किया, उसी प्रकार अखा ने गुजराती में सामाजिक सुधार की बात रखी। और धर्म में जो बाहर आडंबर आ गए थे, पत्थर पूजने की बात है या इस प्रकार की जो सारी बातें हैं, उनको अपने चाबकों के माध्यम से, गुजराती में उनको चाब का आप व्यंग भी मान सकते हैं, चाबकों के माध्यम से कहा, लोगों को कहा कि ये मूर्खता है और इस मूर्खता से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तो ये अखा का छप्पे नाम से गुजराती में रचना है, जो काफी प्रसिद्ध रचना है। मध्ययुग के कवियों की मुख्य रूप से भक्ति एवं मार्गदर्शन, सलाह, सूचन, ये प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है। नरसिंह मेहता ने जाति प्रथा, छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई। अखा भगत ने धर्म के आडंबरों के विरुद्ध आवाज उठाई। और भक्त कवि ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, देवानंद, निशुनानंद ने अपनी भक्ति रचनाएं की। इसी समय बहुत सारे कवि, दयाराम, जिनको कहा जाता है कि वो हिंदी में, गुजरात में रहकर भी हिंदी में रचनाएं लिखते थे। डॉक्टर महावीर सिंह चौहान, तो गुजरात के बहुत बड़े हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक भी हैं, उन्होंने दयाराम पर काम किया। और वो दयाराम को हिंदी का, गुजरात का पहला कवि मानते हैं कि दयाराम ने पहली बार गुजरात में रहकर हिंदी में रचना की थी। मगर इस पीढ़ी में बहुत सारे भक्त कवि हुए जिन्होंने समाज के अंदर भक्ति की रचनाओं के माध्यम से अपनी बात को रखी। लगभग 18वीं सदी में एक राजनीतिक परिवर्तन में, एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि गुजरात की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो हमेशा से अस्थिर रही। पड़ोस में महाराष्ट्र राज्य होने के कारण मराठाओं के आगमन से गुजरात की व्यापारिक प्रजा लगभग बहुत त्रस्त हो चुकी थी। और जब अंग्रेज आए
तब गुजरात में पहले सभी कवियों ने, बौद्धिकों ने अंग्रेजों का शांति दूत के रूप में स्वागत किया कि वे आए हैं तो निश्चित रूप से गुजरात में एक राजनीतिक शांति स्थापित होगी। परंतु जब 1857 के उस संघर्ष के बाद वो भारत में लगभग अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया और अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा जब सामने लाया तो गुजरात के ही कवियों ने बाद में अंग्रेजों की नीति को समझते हुए अंग्रेजों का विरोध किया। तो गुजरात की प्रजा, गुजरात में आप देखिए 2 बड़े कवि हुए जिन्होंने गुजराती भाषा में, आधुनिक गुजराती साहित्य में जिनका नाम बहुत बड़ा है। एक है दलपत राम और दूसरे हैं नर्मद। दलपत राम प्रथम कवि थे जो गुजराती कविता, आधुनिक गुजराती कविता के कवि जिनको माना जाता है। दलपत राम की भाषा शैली मध्ययुगीन थी। निश्चित रूप से भक्त कवियों के माध्यम से उन्होंने भाषा ली थी, मगर उनकी विषय वस्तु जो थी, प्रमुख प्रवृत्तियां, वो आधुनिक रोजिंदा जीवन से उन्होंने अपने विषय को उठाया और सुधार, इसलिए गुजराती साहित्य में इस युग के कवियों को सुधारक युग का कवि भी कहा जाता है। हिंदी में सुधारक युग को आप नवजागरण कहते हैं। वो नवजागरण भारतेंदु जिस समय हिंदी प्रदेश में लिख रहे थे, राजा राम मोहन राय जिस समय बंगाल में कार्य कर रहे थे, लगभग वही समय था जब गुजरात में दलपत राम या नर्मद अपनी कविता के माध्यम से लोक जागरण का काम कर रहे थे। तो इसलिए गुजराती में ये शब्द है सुधारक युग। इस पूरे युग को, दलपत राम और नर्मद के युग को गुजरात के भाषा साहित्य के इतिहास में सुधारक युग से रूप में जाना गया। बापानी पीपर नामक कविता दलपत ने लिखी। ये कविता आधुनिक गुजराती कविता का सर्वप्रथम आविष्कार यहाँ के विद्वान मानते हैं। डॉक्टर मधुसूदन पारेख ने दलपत राम को प्रजा का कवि कहा, तो सुंदरम ने प्राचीनता और आधुनिकता के बीच का सेतु। दलपत राम की कविता में प्रकृति की दर्शन, समाज सुधार और व्यक्ति की मनोजगत की व्यथा पीड़ा के साथ साथ देश प्रेम की भावना के दर्शन होते हैं। उनके प्रिय मित्र अलेक्जेंडर किनलक फोर्ब्स, ये फोर्ब्स साहब गुजरात में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेज होते हुए भी उनको गुजरात के साहित्य में बड़ी रुचि थी और उन्होंने दलपत राम के साथ मिलकर गुजरात वर्कानूनर सोसाइटी का निर्माण किया, जो आजकल गुजरात विधानसभा के नाम से जानी जाती है। और फोर्ब्स साहब की मृत्यु जब हुई तो दलपत राम ने उनकी वेदना में काव्य लिखा और वो फोर्ब्स की विरह वेदना के नाम से गुजराती साहित्य में प्रसिद्ध है। दलपत राम पूरे राज्य में घूमे, लोगों के बीच जाकर उन्होंने कविता कही, इसलिए इनको जनता का कवि भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे जो प्रमुख कवि गुजराती के उस समय हुए, उनका नाम था नर्मद। नर्मद वो कवि थे जिन्होंने गुजराती में पहली बार, ऐसा नहीं है कि दलपत राम ने नहीं लिखा, दलपत राम ने निबंध लिखे, भूत निबंध का निबंध था, पर गुजराती गद्य को अगर किसी ने सबसे अधिक सशक्त स्वरूप में सामने लाया हो तो वो थे नर्मद। डांडिया पत्रिका उन्होंने निकाली और डांडिया पत्रिका के माध्यम से स्वयं भी उन्होंने निबंध लिखे और अपने साथी मित्रों को भी निबंध लिखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और गुजरात की प्रजा में पहली बार गद्य का आविर्भाव, जिसको मैं कह सकता हूँ गुजराती साहित्य में, वो नर्मद के माध्यम से हुआ। समाज सुधार का एक आंदोलन उस समय चला। नर्मद को गुजराती निबंध का जनक माना जाता है। पहली आत्मकथा मारी हकीकत नाम से पहली गुजराती की आत्मकथा भी नर्मद ने लिखी और गुजराती का कोश, शब्द कोश जिसको कहते हैं, वो नर्म कोश के नाम से वो प्रथम शब्द कोश भी गुजराती में नर्मद ने लाया। नर्मद का महत्व आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि जय जय गरवी गुजरात करके नर्मद की कविता है जो आज गुजरात में हर गुजराती एक प्रार्थना गीत की तरह गाता है, जिसको हम अस्मिता, गुजरात की अस्मिता का गीत भी कह सकते हैं। वो इस प्रकार से यहाँ गाया जाता है। विश्वनाथ भट्ट ने नर्मद के बारे में लिखा है
कि नर्मद ने गुजराती काव्य नैया की दिशा ही परिवर्तित कर दी, एकदम नई दिशा में, नए पानी में उसे तैरने के लिए छोड़ दिया। नर्मद की कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं कि सहु चलो जीतवा जंग बिगलो वागे, या होम करीने पड़ो फतेह छे आगे। सब चलो जीतने के लिए। ये एक दृष्टि से अंग्रेजों के विरुद्ध जब मानस बना गुजराती कवि का, तो उन्होंने लोगों को ये आह्वान किया कि हमको एक जंग में जाना है। बाद में इसी आह्वान को महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में जोड़ा, मगर ये गुजरात की धरती थी जहां नर्मद ने फतेह फतेह जीत है आगे, सबको, प्रजा को आह्वान करते हुए वो कहते हैं कि सबको साथ में चलना है। नर्मद को गुजराती आधुनिक गद्य लेखक का प्रणेता और पितामही माना जाता है। इस संपूर्ण युग को मैंने जैसा पहले कहा कि सुधारक युग के रूप से जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर कवियों ने, उसमें बहुत सारे कवि हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ज्यादातर कवियों ने उस समय समाज सुधार को केंद्र में रखकर कविता लिखी, क्योंकि नर्मद और दलपत राम ये दोनों कवि जो है उन्होंने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया कि समाज को एक नव चेतना, एक नया स्वरूप देना है, उसके लिए जरूरी है कि हम समाज को आह्वान करें। उस समय करण घेलो उपन्यास, वो पहला उपन्यास है गुजराती का जो उस समय लिखा गया, जो अंतिम राजा गुजराती का प्रदेश का थे, करण घेलो, राजपूत राजा, उनके ऊपर वो उपन्यास लिखा गया है। सुधारक युग के पश्चात गुजराती साहित्य में एक अमर कृति आती है जिसने गुजराती साहित्य की गद्य लेखन को एक बहुत बड़ा, जिसको ऐतिहासिक मोड़ कहते हैं, वो था गोवर्धन राम माधवराव त्रिपाठी का सरस्वती चंद्र। टीवी पे सीरियल भी सरस्वती चंद्र आ चुका है। त्रिपाठी जी अपने उन्होंने सरस्वती चंद्र की जो कथा रची है वो अपने आप में एक आइडियल कथा है। वो मानते थे कि जिस कैसा समाज होना चाहिए, तो उन्होंने एक काल्पनिक कथा की रचना की जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, मगर उस समाज को ऐसा बनाना चाहते थे। हिंदी में उसका अनुवाद भी हुआ है, और वो गुजरात की, जिसको रमेश त्रिवेदी कहते हैं कि गुजराती साहित्य का गौरव युक्त यश शिखर, वो सरस्वती चंद्र नवलकथा है। उपन्यास गुजराती में नवलकथा कहते हैं उपन्यास को। इस युग के भी मणिभाई नटुभाई द्विवेदी, जिन्होंने कविता और गद्य में अपनी कलम आजमाई। नर्मद के बाद गुजराती कविता को दो प्रमुख कवि और मिले जिन्होंने समाज के यथार्थ और जिसको कह सकते हैं कि समाज सुधार से थोड़ी कविता को हृदय की मासूमियत तक लाया, और प्रेम की कविता, अगर गुजराती में सशक्त प्रेम की कविता लिखी, तो उस समय के दो बड़े कवि, एक थे मणिशंकर रत्नजी भट्ट जिनका उपनाम था कांत, और दूसरे थे सूर्य सिंह तखत सिंह गोहिल जिनका उपनाम था कलापी। कलापी ने संस्मरण यात्रा वृत्तांत भी बहुत अच्छे लिखे, मगर कलापी नो केकारव करके उनका काव्य संग्रह है जिसमें कलापी की कविताएं संग्रहित है। और कलापी का केकारव में कलापी ने, जैसे हिंदी में प्रेम काव्य लिखे गए, उसी प्रकार गुजराती में अगर आपको बहुत अच्छे प्रेम काव्य पढ़ने हो तो वो कलापी के हैं। कलापी से सुंदर प्रेम काव्य गुजराती में किसी ने नहीं लिखे। तो ये उस युग के जो प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियां थे। उसके बाद मैं सीधा कांत के नाटक और शिक्षा का इतिहास भी उन्होंने लिखा। इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि सूर्य सिंह तखत सिंह गोहिल, कलापी का केकारव, उनकी कविता का प्रत्येक शब्द प्रेम रस अमृत से सराबोर था। हतु तेनु हेयु कोमल सरखु कोमल अने हतो तेमा देवी प्रणय रस मीठो तबकतो। कलापी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ नजर मारी ठहरे यादी भरी त्या अपनी। तो गुजराती गजल को भी अगर प्रारंभ आप कहीं से मानना चाहें तो वो कलापी से मान सकते हैं कि कलापी ने, हालांकि आध्यात्मिक जहाँ जहाँ नजर मारी ठहरे यादी भरी त्या अपनी, वो एक दृष्टि से आध्यात्मिक पंक्ति है कि मैं जहां भी देखता हूँ वहां आपके दर्शन होते हैं, मगर कवि ने अपनी प्रेमिका के प्रेम में ये बात लिखी है। इस युग के बाद पश्चात इस युग कुछ महत्वपूर्ण कवि लिखे हुए, मसलन बलवंत राय ठाकुर, कवि अर्देशकर, फराजी, खबरदार, दामोदर बोटादकर,
मैं सबका नाम न लेते हुए आधुनिक गुजराती के नए इस युग की एक खास विशेषता ये रही कि पाश्चात्य संस्कृति के एक तरफे दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण नहीं माना, बल्कि पश्चिम और पूर्व की संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय करके नई दृष्टि विकसित की। नर्मद खुद अंग्रेजी माध्यम में पढ़े लिखे थे, बहुत प्रभावित थे वो पाश्चात्य संस्कृति से। और उन्होंने जब भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि जाति या छोत्याथी पाछावड़, यानी पूर्व में हमने देखा नहीं था, इसलिए मैं पाश्चात्य संस्कृति की हिमायत करता था। तो मुझे लगता है कि हमारे पास भी बहुत कुछ अच्छा है जिसे अपनाया जा सकता है। इस युग के बाद गुजरात में और पूरे भारत की राजनीतिक परिदृश्य बदलता है और गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटते हैं। तो चूंकि गुजराती थे, गुजराती भाषा जानते थे, गुजरात उनका जन्मस्थली थी, तो स्वाभाविक रूप से गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन, उनके विचार, उनके रचनात्मक कार्य, इनका प्रभाव गुजरात के बौद्धिकों पर पड़ा और गहरा पड़ा। उस समय स्वयं गांधी जी ने भी नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन बंधु नामक पत्रिका निकाली और अपने विचार उसमें रखे। तो गांधी जी से प्रभावित होकर कई लेखकों ने बापू की झांकी, काका साहेब कालेलकर, महादेव भाई की डायरी, गांधी विचार दोहन, किशोरलाल मशरूवाला, गांधी जी, प्रोफेसर श्रीना पटेल लेखक हुए जिन्होंने, और सबसे बड़े राइटर कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने गुजराती भाषा के उपन्यास साहित्य को एक ऊंचाई दी। और गांधी के प्रभाव में जो साहित्य लिखा गया उसकी कुछ मर्यादाएं भी, मैं मर्यादाओं की बात बाद में करूंगा। मगर अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में जिस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखकर एक चेतना जगाई, वैसे ही ऐतिहासिक उपन्यासों की लेखन से गुजराती में अगर किसी ने चेतना जगाई तो वो कन्हैयालाल मुंशी थे। मुंशी जी के उपन्यासों के शीर्षक आप देखेंगे, गुजरात में नाथ, पृथ्वी वल्लभ, जय सोमनाथ, पाटन की प्रभुता। पाटन एक समय गुजरात का बहुत बड़ा समृद्ध नगर था, बाद में ध्वंस हो गया। तो ऐसे महत्वपूर्ण उपन्यास उन्होंने लिखे। उसी समय रमनलाल वसंतलाल देसाई ने दिव्य चक्षु, ग्राम लक्ष्मी, पूर्णिमा, भारेलो अग्नि, ये ग्राम लक्ष्मी और जो भारेलो अग्नि उपन्यास है, ये दोनों ही उपन्यास गांधी जी की जो कार्य करने की पद्धति थी और किस प्रकार गांवों के लोगों में गांधी जी के प्रति श्रद्धा थी, गांधी जी के आंदोलन के साथ वो लोग जुड़े, इस सारे विचारों को लेकर उन्होंने ये उपन्यास रचा है। तो गांधी युगीन साहित्य भी गुजराती में इसको कहा जाता है। इसी क्रम में गुजरात में दो महत्वपूर्ण कहानीकार उस समय मिले, गुजराती कहानी को नई दिशा प्रदान की। प्रथम थे गौरी शंकर गोवर्धन राम जोशी, जिनको धूमकेतु के उपनाम से जाना जाता है, और दूसरे रामनारायण विश्वनाथ पाठक, जिन्हें शेष उपनाम से कविताएं लिखी, दुरेफ उपनाम से कहानियां लिखी। धूमकेतु की कहानी पोस्ट ऑफिस, भैयादास, जन्मभूमि नो त्याग, मधभर नैना, हृदय पलटो, सोनेरी पंखो, प्रेमावती, राजपूताणी, मसूर गवियो, एक आंसू की मूर्ति, आम्रपाली, ऐसी बहुत सारी कहानियां, सबका नाम मैं नहीं ले सकता। पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि गुजराती साहित्य भारत के अन्य भाषी प्रांतों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण अंतर अगर मैं मुझे कुछ दिखाई देता है तो वो ये है कि गुजरात में गांधी के विचारों को लेकर साहित्य रचा गया, मगर बाहर के पाश्चात्य विद्वानों के विचारों से जिस प्रकार भारत के अन्य भागों के साहित्यकार प्रभावित हुए, उस प्रकार सीधा प्रभाव गुजराती के साहित्य पर ऐसा देखा नहीं जाता है। हाँ, गुजराती की समीक्षा में अवश्य पाश्चात्य समीक्षाओं का प्रभाव देखा जाता है सुरेश जोशी के बाद, मगर गुजरात की जो रचनाएं हैं, यहाँ की कहानियां हैं, की कविता है, यहाँ के उपन्यास हैं, वो स्वगत उर्मियों को लेकर ज्यादा है, या समाज में जो घटित होता है उसको लेकर ज्यादा दिखाई देती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मार्क्स से प्रभावित होकर ये कहानी लिखी गई है या अन्य किसी विचारक से प्रभावित होकर
या पाश्चात्य संस्कृति या जैसा कि अन्य कहानीकारों के लिए कहा जाता है, वैसा कोई प्रभाव गुजराती के कहानीकारों पर दिखाई नहीं देता है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में कई लेखक लिखते होंगे, तब भी उनको पथ दिखाने का यश तो धूमकेतु को ही देना पड़ेगा। चौला देवी, कमा मुंशी, जय सोमनाथ उपन्यास के पहले की धूमकेतु का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरे महत्वपूर्ण इस पीढ़ी के कहानी, कोई आवाज आ रही है बीच में? हाँ, कवि आलोचक रामनारायण विश्वनाथ पाठक थे, जिन्होंने मुकुंदराय खेमी, लक्ष्मणी कोदर, जमानानुपूर, सौभाग्यवती, कपिल राय, नवोजन, बुद्धिविजन, दांडक भोज जैसी कहानियां लिखी। मैं अपनी बात जल्द ही पूरी करूंगा। गांधी के बाद एक कवि के बारे में चर्चा करना मैं अवश्य मानता हूं, जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास लुहार, जो सुंदरम उपनाम से लिखते थे और प्रगतिशील विचारों के गांधीवादी कवि थे वे। उन्होंने कोया भगत की कड़वी वाणी, गरीबों की गीता, काव्य मंगला। करे अभी लगाएंगे तो छूट जाएगा शायद ना, अभी रहने दें इसको ना, मार्क्स लगा लेंगे। वसुधा, चलिए अपना म्यूट कर लिए हैं, डिस्टर्बेंस अपने को दिखाएंगे नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वसुधा, यात्रा, वरदा, मुक्ति, उत्कंठा जैसी उनकी रचनाएं हैं। सुंदरम ने एक कविता लिखी, घड़ उठा मारी भुजा, घणु घणु भागवो। ये गुजराती की प्रथम प्रगतिशील रचना है, जो आधुनिक रचना है, और कवि इस रचना के माध्यम से समाज के जो पुरानी जड़ता हैं उसको तोड़ना चाहता है। गर्भમાં રહેલા બાળકની વીડેલી આંખો, માતાના ચહેરામાં ટપકે, મારા અસ્તિત્વ એમ કાવ્ય ચમકતું તમે જોયું છે। ये पंक्तियां गुजरात के प्रसिद्ध कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता उमाशंकर जोशी की। उमाशंकर जोशी ने गुजराती साहित्य और विशेष रूप से आधुनिक गुजराती साहित्य को रीढ़ की हड्डी प्रदान की। मैं ये कह सकता हूँ कि नर्मद से जो यात्रा प्रारंभ हुई, वो अगर सशक्त रूप से उभर कर सामने आई, जिसको हम आधुनिक मॉडर्न गुजराती साहित्य कहते हैं, वो उमाशंकर जोशी से प्रारंभ होती है। उमाशंकर जोशी गांव ईडर के पास बासना बामणा के रहने वाले थे, वहीं पहाड़ियों में रहकर पढ़े। उसके बाद वो अहमदाबाद आए, गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, दिल्ली साहित्य अकादमी के प्रमुख रहे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के कुलपति, गुजरात साहित्य परिषद के प्रमुख रहे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। तो उमाशंकर ने गुजराती साहित्य को एक ऊंचाई दी। निश्चित काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनका प्रिय विषय था कविता। विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, धाराव्रस्त, सप्तपदी इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। हाँ, बीच में किसी की आवाज आ रही है, अगर आवाज बंद की जा सके। उमाशंकर जोशी ने गुजराती भाषा और गुजराती साहित्य की सीमाओं को विस्तृत किया। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने गुजरात की पहचान को भी बड़ा किया। हूँ गुजर भारतवासी गाने वाले उमाशंकर विश्व मानव बनकर उभरे थे। उनकी काव्य शैली का अनुगूंज बाद के कवियों में सुनाई देती है। गुजराती भाषा में सबसे लंबी आत्मकथा लिखने वाले चंद्रवदन चिमनलाल मेहता, जिन्होंने बांध गठरिया नाम की पूरी श्रृंखला जिनकी लिखी, जिनको चंची मेहता के नाम से भी जाना जाता था, और आगगाड़ी, धरा गुजरी जैसे प्रसिद्ध नाटक भी उन्होंने लिखे। उमाशंकर भाई ने चंद्रवदन मेहता के लिए लिखा कि चंद्रवदन एक चीज, गुजराते ना जड़वी सहल, एक अलग कमली चीज, चंद्रवदन ते चंद्रवदन ते चंद्रवदन। तो चंची मेहता के नाम से गुजराती में हास्य कविता, जिसको हम कह सकते हैं कि गद्य में हास्य और व्यंग दोनों का अगर स्वरूप आपको देखना हो तो चंद्रवदन के पास जाना पड़ेगा।
चंची की भांति गुजराती रंगभूमि के विकास में दूसरा नाम जयंती दलाल का है। गुजराती रंगभूमि आप जानते हैं कि आज भी गुजरात के कलाकार, बहुत सारे कलाकार जो गुजरात के, उसमें एक जयशंकर सुंदरी नाम था, जिनको ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्टेज पर आते थे और स्त्री पात्र करते थे तो स्त्रियां उनको देखने के लिए आती है कि एक आदर्श स्त्री कैसी होती है। गांवों में गुजरात में एक लोक परंपरा है भवई। आपने गरबा बहुत सुन रखा है, इसलिए क्योंकि वो सब जगह अब तो गाया जाता है और गुजरात की पहचान बन चुका है। मगर गरबे से पहले और गांव के लोक कलाकार जो एक काव्य नाटिका के स्वरूप में प्रस्तुत करते थे, वो थी भवई। जयशंकर सुंदरी भवई के कलाकार थे और भवई के माध्यम से वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। तो बाद में गुजरात का एक समृद्ध लोकमंच तैयार हुआ और उसी लोकमंच से आदर्श नाटक लिखे भी गए। जवनिका, प्रवेश तीजो उनके एकांकी संग्रह है। झुंझुआ, मुकम करोती, गुजरात के लगभग सभी कहानीकारों ने और उपन्यासकारों ने एक दो नाटक तो लिखे ही हैं, इसलिए मैं विशेष नाट्यकार का नाम लेके अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। एक छेल्लो कटोरो जैरनो बापू पी जजो, आपने गांधी जी को अगर पढ़ा हो तो गोलमेजी परिषद में जाने से गांधी जी ने इनकार कर दिया था, मगर बाद में गांधी जी ने अचानक महादेव भाई से कहा कि नहीं, मैं गोलमेजी परिषद में जाऊंगा। तो महादेव भाई देसाई जो उनके पीए थे, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने इनकार कर दिया है, अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं गोलमेजी परिषद में जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुबह फूल छाप पत्रिका के अंदर मेघाणी की एक रचना पढ़ी, छेल्लो कटोरो बापू पी जजो, और वो रचना कवि जब लिखता है तो वो कवि की नहीं रह जाती, वो प्रजा की वाणी बनती है। और प्रजा चाहती है, लोग चाहते हैं कि मैं गोलमेजी परिषद में जाऊं, चाहे मुझे अपमान का घूंटी क्यों न पीना पड़े। तो वो उन्होंने मेघाणी को राष्ट्रीय शायर की उपाधि प्रदान की। एक सशक्त लोक साहित्य परंपरा गुजरात में हमेशा रही। आपने ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति अन्य भाषा हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूम, मगर गुजराती में झवेरचंद मेघाणी एक ऐसे व्यक्ति हुए जो उस समय घोड़ी लेकर गांव में जाते थे, गांव के बुजुर्गों से मिलते थे, गांव की बुजुर्ग औरतों से मिलते थे और उनके लोक बोली में जो गीत होते थे, जो कहानियां होती थी, जो दंत कथाएं प्रचलित थी, उनको उन्होंने सांप्रत गुजराती साहित्य में लिखा, और लिखा ही नहीं, उसको छपवाया। सोरठ तारा बहता पानी, वेविशाल, तुलसी क्यारो, ये अगर आप उनकी सौराष्ट्र की रसदार 1 से 6 भाग, सोरठी बारवटिया, बारवटिया गुजराती में डाकुओं को बोलते हैं, 1 से 3 भाग, लोक कथा संग्रह, रुढ़ियाड़ी रात, चुंदड़ी, रुति गीतो, गीत संग्रह। तो अगर गुजरात को आपको असल में जानना हो तो मेघाणी को पढ़ना जरूरी है। मेघाणी गुजरात वो बोली है, वो व्यक्ति जिन्होंने गुजरात के आम आदमी को जन जन तक पहुंचाया, उसकी वाणी को जन जन तक पहुंचाया, जो गांव में पड़ा हुआ साहित्य था, और पूरा जीवन एक यायावर की तरह वो घूमते रहे, और घूमते घूमते उन्होंने साहित्य इकट्ठा किया, संग्रह किया, और उसको बाद में सिंधुड़ो काव्य संग्रह, छेल्लो कटोरो, फूलछा पत्रिका में पढ़कर गांधी जी ने अपनी बात रखी थी। तो पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार देवेंद्र सत्यार्थी जी ने मेघाणी के बारे में लिखा है कि लोकमानस, लोक जीवन और लोक साहित्य की एकाग्र निष्ठा से करने वाले मेघाणी की तुलना में गुजराती नहीं, हिंदुस्तान में दूसरा मिलना मुश्किल है। मेघाणी की कविता लोक चेतना से राष्ट्र चेतना का सफरनामा है। अगर आप तो आपको वहां शिवाजी नु हालड़ो माँ जीजाबाई जब सुनाती है तो वो सुनने को मिलेगा। केसरिया रंग, जब वीर जाते थे शहीद होने के लिए, वो सुनने को मिलेगा। तो गुजरात की एक लोक परंपरा को मेघाणी ने अपने कर्मों के माध्यम से, मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी कविता का उदाहरण मेघाणी का देता हूँ। वो वन में घूमने गए थे
हमारे जो सिंहों का वन है। और वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की चारण कन्या, वो क्योंकि वहां पे जंगल में लोग रहते हैं और अपने पशुपालन का धंधा करते हैं, तो एक सिंह आया और सिंह ने उस बच्ची की वाछड़ी, गाय की बच्ची है, उस पर हमला किया। तो उसी समय वहां एक चारण की बेटी, छोटी बेटी जो है, लगभग 14 साल की लड़की वहां खड़ी थी और उसने लठ लेकर सिंह का हाकल मार के सामना किया और सिंह वहां से भाग गया। इस घटना को देखकर 12 वर्षीय चारण कन्या एक बेटी को लेकर उन्होंने बहादुरी पूर्वक कविता वहीं बैठकर लिखी, वो थी मेघाणी। उस समय मेघाणी के सामने वो घटना घटी थी, जिसको उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो इस प्रकार लोक साहित्य और लोक साहित्यकार जिसको हम कह सकते हैं, उस मेघाणी की रचनाएं सांप्रत है, मगर लोक में रचे साहित्य को मेघाणी ने, दूसरी भाषाओं में ऐसा कार्य हुआ होगा मुझे परिचय नहीं है, पर गुजराती में हुआ है। ये सब गांधी युगीन साहित्यकार थे जो गांधी से प्रभावित थे। कुछ नाम और भी है, चुन्नीलाल वर्धमान शाह, मनसुखलाल मेहता, जीणाभाई रतनजी देसाई, श्रीधराणी, हरिश्चंद्र भट्ट, मनसुख जवेरी आदि आदि बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने गांधी से प्रभावित होकर, और गांधी जी की एक गुजराती साहित्य परिषद में जब वो अधिवेशन में अध्यक्षीय प्रवचन देने के लिए आए, तो उन्होंने साहित्यकारों को एक दिशा निर्देश दिया कि आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। जैसे कबीर की भाषा के बारे में अभी प्रोफेसर साहब चर्चा कर रहे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सदुकड़ी और खिचड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा। गांधी जी ने कहा कोसियो समझी सके तेवी भाषा। कोसिया कहते हैं पानी निकालने वाला, कुएं से जो पानी निकालता है उसको कोसिया कहा जाता है। तो वो सिंपल आदमी जो कुएं से पानी निकालता है, उसको साहित्य से कोई लेना देना नहीं, मगर वो आदमी भी आपकी रचना को समझ सके, आपकी रचना की भाषा ऐसी होनी चाहिए। ये मेरी अपनी भी मान्यता है कि भाषा जन बोली, इसीलिए शायद हमारे पुराने कवियों ने, तुलसीदास ने और सूरदास जी ने, सब ने, कबीर ने जन की भाषा को अपने साहित्य की भाषा बनाया और तभी वो जन जन तक पहुंचे भी। तो गांधी जी के समय में लिखे गए साहित्य की एक मर्यादा भी रही, उसमें बहुत सारी बातें आई। ग्राम स्वराज की कल्पना, साहित्य गांवों को केंद्र में लाना, दूसरी तरफ दलित, पीड़ित, शोषित, मूढ़, ग्रामीण, श्रमिक, निरक्षर लोगों के प्रति सहानुभूति, प्रेम के दर्शन इस के साहित्य में होते हैं। मगर इन सब के बीच एक बहुत बड़ी मर्यादा अगर कोई रहेगी, तो वो रहेगी कि जब आपको किसी के विचार आप ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत सारी बातें छूट जाती है, और उन छूटी हुई बातों में गांधी युग के साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को पूर्णता प्रदान की। साहित्य की सभी विधाएं पूर्ण रूप से लिखी गई। गुजराती साहित्य का उपवन खादी के फूलों के साथ महक उठा। मगर चूंकि गांधी का प्रभाव इतना था कि वहां गांधी विचार वो ज्यादा, जिसको कहते हैं कि प्रबल रूप से उभर कर आया, और कला कहीं न कहीं छूटती गई। तो कला इस युग के साहित्य की अपनी मर्यादा भी है। उस समय एक साहित्यकार हुए दर्शक, सरस्वती जी चंद्र के बाद मनुभाई पंचोली गुजरात के ऐसे लेखक है जिनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। दूसरे फणीश्वरनाथ रेणु ने जिस प्रकार हिंदी में आंचलिक नवलकथाएं लिखी, गुजराती में पन्नालाल पटेल ने आंचलिक नवलकथाएं लिखी। जहर तो पीधा रे जानी जानी, सोक्रेटिस, कुरुक्षेत्र आदि पंचोली जी की रचना है। तो पन्नालाल पटेल ने लगभग 63 उपन्यास लिखे, जिसमें वलामणा, मड़ेला जीव, मानवीनी भवाई। मानवी की भवाई की मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि जो 1956 में जो अकाल पड़ा था, जिसमें इंसान घास फूस खाने के लिए मजबूर हो गया था, उस आधार पर गुजरात में भी उस समय अकाल था। उस समय उन्होंने मानवी की भवाई, तो इंसान जो है, आदिवासी लोग आते हैं और कैसे पटेल नायक है उसकी भैंस को ले जाते हैं, और उसके बाद इतने भूखे हैं बच्चे, भैंस भी बिल्कुल मरियल है, उसको धक्का दे के ले जाते हैं, और फिर वो बच्चे जो हैं वो उस जिंदा भैंस पर मुंह मारने लग जाते हैं। तो नायक जो भैंस की सुरक्षा के लिए गया है, उसके पास एक हथियार है और वो फेंकता है कि लो, कम से कम इसको मार के तो खाओ,
तुम खुद मर गए हो, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। ये अवस्था उस समय थी और पन्नालाल ने अपने कला के माध्यम से इस उपन्यास को अमर कृति बनाया। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस परंपरा में ईश्वर पेटलीकर को आगे बढ़ाया। उपन्यास जन्म टीप, धरती नो अवतार, कलयुग, मारी हेया सगड़ी, भवसागर, तरना उठे डूंगर, ऐसे बहुत सारी रचनाएं ईश्वर पेटलीकर रची हुई है। गुजराती भाषा और साहित्य के आधुनिक लेखकों में जिनका नाम सबसे ज्यादा दिया जाता है, एक विधा जो मुझसे चूक गई वो है गजल। बाल शंकर कथेरिया ने गुजराती में, मैंने कहा कि कलापी ने गुजराती में पहली बार गजल कहना प्रारंभ किया। कथेरिया जी ने गुजराती में गजल को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद गुजराती में सबसे अधिक कविता के बाद अगर सबसे अधिक जिस काव्य विधा में लिखा गया हो तो वो गजल है। आज भी उर्दू के बाद अगर आप सारी भारतीय भाषाओं की गजल को देखेंगे तो गुजराती में सबसे ज्यादा गजल लिखी गई, और केवल लिखी नहीं गई, वो उर्दू के बाद काफी समृद्ध गजल लिखी गई। यहाँ मरीज गुजराती के गालिब माने जाते हैं। आदिल मंसूरी, चीनू मोदी, मनहर मोदी, खलील जतपुरी, शून्य पालनपुरी, ऐसे बहुत सारे गुजराती गजलकार हुए जिनको बाहर बड़े प्रेम से पढ़ा गया। मरीज साहब का एक शेर कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि बस दुर्दशाનો એટલો આભાર હોય છે, બસ दुर्दशाનો એટલો આભાર હોય છે, જેને મળું છું मुझથી समझदार હોય છે। जिसको मैं मिलता हूँ वो मुझसे समझदार होता है। आधुनिक गुजराती साहित्य में रघुवीर चौधरी साहब, भोलाभाई पटेल, यशस्वी शीतांशु यशस चंद्र और बहुत सारे कवि, राजेंद्र जी, ये सब कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी गुजराती साहित्य में मिल चुका है। तो एक विहंगम गुजराती साहित्य का मैंने आपके समक्ष रखा है। थोड़ी सी अगर बहुत ज्यादा मेरी बोलने का तरीका बहुत तेज है, इसके लिए किसी को दिक्कत हुई तो क्षमा चाहता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबने सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।